नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 13। सोफ़िया और उसकी दोस्तों की तंज़िया बातें सुनकर ज़ैनी अपनी पूर्णम आँखों समेत गायब दिमागी से चलती हुई वहाँ से चली गई थी। ज़ैनी को वहाँ से शिकस्ता अफसुर्दा हालत में देखकर वो सब हंसते हुए स्टेज की जानिब चली गईं, क्योंकि सोफ़िया और उसकी दोस्तें अबीरा के ससुराल वालों की तरफ से इस फंक्शन में इनवाइटेड थीं। अब सारी लड़कियां स्टेज पर रस्म करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ज़ैनी अपनी सोचों में गुम हाल का दाखिली दरवाज़ा बूर करती मेन गेट की तरफ मुड़ गई। भाभी आप यहाँ? ज़ैनी जो बेध्यानी में चलती मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक अपने सामने ज़मान को खड़ा पाकर अपने बढ़ते कदमों को ब्रेक लगाती उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। जी ज़मान भाई, वो मुझे वापस घर जाना है, क्या आप मुझे अभी घर लेकर जा सकते हैं? ज़ैनी ने अजहद परेशान तासरात समेत धीमे लहजे में ज़मान से इस्तफसार किया। जी भाभी ज़रूर, आइए मैं ले चलता हूँ, मगर आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, सब खैरियत तो है ना? ज़मान को ज़ैनी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बेख्तियार इसे एक नज़र देखते हुए फ़िक्रमंद लहजे में गोया होने लगा। जी भाई, एक्चुअली मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए वापस घर जा रही हूँ। ज़ैनी ने अपनी निगाहें चुराते झूठा बहाना गढ़ दिया। इसी असना में वो दोनों मतलूबा कार के पास भी पहुँच चुके थे। कार के करीब पहुँचने पर ज़मान ने फ़ौरन आगे बढ़ते हुए ज़ैनब के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। ज़ैनब बैठ चुकी तो ज़मान ने कुछ ही सेकंड्स में ड्राइविंग सीट संभालते कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद ज़मान ने बैक व्यू मिरर से पीछे का मंजर देखा। ज़ैनब की आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने हाथ की पूंछ से रगड़ कर साफ कर रही थी। इसे आज शिद्दत से अपनी कम आयगी का एहसास हो रहा था। इसके जहन के पर्दे पर बार बार सोफ़िया की तंज़िया आवाज़ें समात बनकर किसी हथौड़े की मांद कारी ज़रबे लगा रही थीं। बहुत जल्द अज़लान तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने वाला है। सोफ़िया का सुलगता आँच देता लहजा इसको तपती हुई आग के शोलों में बुरी तरह झुलसने पर मजबूर कर चुका था। इसका एक एक उज़ू सोफ़िया के लगाए गए ज़ख्मों पर शिद्दत से तड़प उठा था। इसकी समातों में फिर से सोफ़िया की आवाज़ किसी तेज़ नोकीले तीर की तरह चुभने लगी थी। आखिर को वो मोहब्बत तो सिर्फ मुझसे ही करता है ना, तुमसे शादी तो सिर्फ एक पेपर मैरिज है जिसे वो जब चाहे रद्दी के टोकरे में फेंक दे। ज़ैनी के अंदर बार बार छन से कुछ टूट रहा था। आंखों से बहते आंसू इसके गुलाबी रुखसारों को मुसलसल भिगोने लगे थे। ओह शिट! अचानक ड्राइव करते ज़मान की परेशानी से भरपूर आवाज़ कार की साकत फ़िज़ा में गूंज उठी तो ज़ैनी भी होश की दुनिया में लौट आई। आसपास निगाह दौड़ाने पर इसे मालूम हुआ कार तो सिंगल रोड के एक साइड पर न जाने कब से रुकी हुई थी। क्या हुआ ज़मान भाई? ज़ैनी ने नादम अंदाज में अपने आंसू साफ किए और फिर वो चौंकती निगाहों समेत ज़मान से इस दरपेश सूरत हाल का पूछने लगी। जवाबन ज़मान ने इसकी समातों में मज़ीद एक और परेशानी का बम फोड़ दिया था। भाभी लगता है कार ख़राब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं इधर आसपास किसी मैकेनिक को देखता हूँ, आप तब तक यहीं रुके। इधर कहीं से पानी का बंदोबस्त हो जाए तो शायद पानी डालने से ही स्टार्ट हो जाए। मुझे लगता है कार ओवर हीट होने की वजह से बंद हो गई है। ज़मान ने आखिरी कोशिश को भी नाकाम जाते देखकर कार से उतरते ज़ैनी को नादम लहजे में वजाहत दी। ज़मान की झुकी निगाहें अजहद शर्मिंदगी के बायस ऊपर को उठ ही नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको इस सब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज़मान ने ज़ैनी का परेशान चेहरा देखा तो फ़ौरन माजरत करने लगा। इट्स ओके ज़मान भाई, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप देख लें, शायद करीबी जंगल में कोई नाल वगैरह मिल जाए। ज़ैनी ने ज़मान को इस कदर नादम होते देखा तो इससे नॉर्मल लहजे में बात करने लगी ताकि वो इसकी वजह से मज़ीद शर्मिंदगी महसूस ना करे। जी ठीक है भाभी, आप यहीं रुकें, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ज़मान ने कार की डिग्गी से पानी की एक बोतल पकड़ी और सड़क के काफ़ी आगे जाकर एक साइड को मुड़ गया। आगे बढ़ते हुए इसके दाएं हाथ में इस वक्त मोबाइल था जिस पर वो जल्दी से कुछ टाइप कर रहा था। ज़ैनी की निगाहों ने काफ़ी दूर तक इसका पीछा किया, यहाँ तक कि वो इसकी निगाहों से ओझल ना हो गया। कुछ ही देर बाद वो घुटन का शिकार होती खुद भी कार से बाहर निकल आई। अब वो कार की विंड स्क्रीन के साथ टेक लगाकर खड़ी होते फिर से अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में मसरूफ़ हो गई। वो काफ़ी देर से रोने में मशगूल थी कि अचानक इसके थोड़ी दूर फासले पर आकर एक जीप खड़ी हो गई। तेज़ स्पीड में चलती जीप के अचानक रुकने पर इसके टायर ज़ोर से चरचराहट का शिकार हुए और फिर जंगल की साकत फ़िज़ा में एक बेहंगम शोर गूंज उठा। ज़ैनी ने भी चौंकते हुए अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो इसकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। सामने मौजूद नफूस के चेहरे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे इसकी पलकें झपकना ही भूल गई हों। मकाबल के चेहरे पर भी फ़ौरन शनासाई की रमक उभरी। शायद वो भी ज़ैनी की तरह इसको अच्छे से पहचानता था। वो चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाए इसे यकटुक निगाहों से देखते हुए जीप से छलांग लगाकर तेज़ी से नीचे उतरने लगा। कितनी ही देर तो वो शौक के आलम में खड़ी कुछ बोल ही ना पाई। काफ़ी देर बाद इसके खूबसूरत गुलाबी होंठों में हल्की सी जंबिश हुई, जिसको सुनकर मुकाबल भी ज़ोर से कहका लगाकर हंसने लग गया। वो लफ्ज़ कोई और नहीं, ज़ाव्यार था।
इसके इस तरह सरगोशीनुमा आवाज़ में पुकारने पर ज़ावियार के साथ खड़े लड़के भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। इनके बेहंगम कहकों का शोर सुनकर ज़ैनी को अपनी जान हवा होती महसूस हुई। इसके अंदर मज़ीद एक भी कदम उठाने की सकत नहीं रही थी। यार वली, मैं एक बात सोच रहा था, शायद मैं इस बात में 100% तक भी गलत हो सकता हूँ। अंस और वलीद आज घर की बजाय एक रेस्टोरेंट में मुलाकात कर रहे थे। जब वलीद ने इसे अपनी एंगेजमेंट का बताया तो अंस ने फ़ौरन इसकी खुशी में ट्रीट मांग ली। जवाबन वलीद ने आज के लंच की हामी भर ली थी। खाना खाने के दौरान अचानक अंस के जहन में एक बात आई तो इसने वलीद से शेयर करना मुनासिब समझा। कैसी बात? वली ने कोक का सिप लेते हुए इसे सवालिया निगाहों से देखते सरसरी अंदाज इख्तियार किया। अगर अंकल इब्राहिम इस शाहजेब को पहले से नहीं जानते और तुम भी बता रहे हो कि कोई और फैमिली इशू भी नहीं है, तो बस इसीलिए मेरे जहन में ये बात आई थी कि अंश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात शुरू करे, इसलिए बिला वजह इधर उधर की तमहीद बांध रहा था। अंश यार, खुलकर बताओ क्या कहना चाह रहे हो? शाहजेब का नाम सुनने पर वलीद के तासरात अजहद संजीदगी का रूप धार गए। इसने अंश के पहेली बुझवाने वाले अंदाज से तंग आकर कहने के साथ साथ इसके चेहरे के तासरात जानने की भी सही की। यार मुझे लगता है ज़ैनब सिस्टर का यूनिवर्सिटी में शायद किसी से कोई। अंस ने हिचकिचाते हुए अभी बात शुरू की थी कि इसकी आधी अधूरी बात सुनकर वली के चेहरे का रंग मुतगय्यर होकर जर्द पड़ गया। शट अप अंस, तुम मेरी ज़ैनी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वलीद ने अंस की बात बीच में ही काट दी। हर दज्जा ज़बत के चक्कर में वो अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींचते हुए इधर उधर देखने लग गया। वली, तुम गलत समझ रहे हो यार, मैं वो नहीं कह रहा जो तुम समझ रहे हो। अंस ने अब इसके टेबल पर रखे एक हाथ पर अपना हाथ रखते नरमी से पुर लहजे में वजाहत दी। मतलब? वली का एक अब्रू बेसाख्ता ऊपर को उठ गया। इसके अंदाज से साफ लग रहा था कि इसे अंस की इस तलख बात ने किस कदर बुरी तरह हर्ट किया है। ज़बत के चक्कर में इसकी आंखें इस वक्त सुर्ख हो चुकी थीं। इनमें लाल डोरे लकीरें बनाते वाज़िह नज़र आ रहे थे। एक्चुअली मेरा मतलब ये था कि यूनिवर्सिटी में शायद ज़ैनब सिस्टर का किसी से कोई झगड़ा चल रहा हो तो इसने अपना बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत की हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस बारे में श्योर हरगिज़ नहीं हूँ। अंस ने अब वली को रसान से समझाया। वो एक पल के लिए तो इसे साकत निगाहों से देखता ही रह गया था। देखो अंस, पहली बात तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और रही दूसरी बात, ज़ैनी ने मुझसे आज तक अपनी कोई बात नहीं छुपाई, इसलिए मेरा ध्यान इस साइड पर कभी नहीं गया। वलीद ने अंस की सारी बात सुनने के बाद दो टोक लहजे में बात का आगाज़ किया, क्योंकि वली ज़ैनी और इसकी हर आदत को खुद ज़ैनी से भी ज़्यादा अच्छे से जानता था। अल्लाह करे ऐसा ही हो यार, लेकिन इस वीडियो के मामले का कोई क्लू नहीं मिल रहा ना, बस इसलिए वो मेरे दोस्त ने मेरी तवज्जो भी इसी जानब मबजूल करवाई, तो मैंने सोचा तुमसे पूछकर कंफर्म कर लूँ। अब की बार बात करते हुए अंस का शर्मिंदगी के मारे चेहरा और निगाहें दोनों ही झुकी हुई थीं। इसने खुद ये बात किस हिम्मत और हौसले के साथ वलीद से कही थी, ये तो सिर्फ वही जानता था। आई एम सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। अगर मेरी ज़ैनी से बात हुई तो उससे यूनिवर्सिटी का भी पूछ लूँगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। वली ने अब अंस को हद से ज़्यादा शर्मिंदा होते देखा तो इसे खुद के रवैये पर भी शर्मिंदगी हुई, इसलिए इसने फ़ौरन माजरत कर ली। जवाबन अंस धीमे से मुस्कुरा दिया। इट्स ओके यार, मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो। अंस ने वलीद को गिल्ट से आज़ाद करने के लिए अपने चेहरे को अच्छा खासा पुरसकून और मुतमईन जाहिर किया। वो वलीद की ज़ैनी के लिए हद दर्जा हसासियत से बखूबी वाकिफ़ था। थैंक्स यार, वली ने दिल से अंस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसे अच्छे से अंदाज़ा था कि वो सिर्फ इसकी वजह से अपना हर काम काज छोड़कर कब से इस वीडियो के मामले के पीछे लगा हुआ है। छोड़ यार, ये बता आज तुझे यहाँ पर आने के लिए टाइम कैसे मिल गया? तेरा शेड्यूल तो काफ़ी बिजी है। अंस ने बात बदलने की खातर वलीद से उसके बिज़नेस के बारे में पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इसके रवैये के बारे में अच्छे से जानता था। जब तक वो इसे सच्चे दिल से माफ़ नहीं करेगा तब तक वली इस बात की जान नहीं छोड़ेगा। हाँ यार, शुक्र है अल्लाह पाक का, थोड़े दिनों से इब्राहिम अंकल ने भी ऑफ़िस आना शुरू कर दिया है, इसलिए अब मैं सिर्फ अपना ऑफ़िस देखता हूँ। वलीद ने होंठों की गुलाई बनाते गहरा सांस फिज़ा में खारिज किया। या फिर कभी कभार अंकल के ऑफ़िस का चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों तक सारी मीटिंग्स वगैरह मैंने ही हैंडल की थी ना, इसलिए जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ हाज़िरी देने पहुँच जाता हूँ। वलीद ने मुस्कुराते हुए अंस को इब्राहिम साहब के रवैये में होने वाली इस नई तब्दीली के बारे में बताया था, क्योंकि वो इनके ऑफ़िस आने के फ़ैसले से बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और ये बात इसके चेहरे पर भी वाज़िह नज़र आ रही थी। सही है, तो फिर शादी कब हो रही है तुम्हारी? अंस ने ऑरेंज जूस का सिप लेते सरसरी अंदाज में सवाल किया तो वली बेसाख्ता कहका लगाकर हंसने लग गया। हाँ यार अंस, इस माहौल में मैं बस इंगेजमेंट कर सकता था, शादी तो मैं सब कुछ ठीक होने पर ही करूँगा। पहले इस सब की वजह से ज़ैनी मेरी इंगेजमेंट पर नहीं आई। सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का मलाल सताता रहेगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ज़ैनी ने मेरी मंगनी में शिरकत नहीं की। वलीद ने हंसते हुए इंगेजमेंट का बताया, साथ में इसको ये भी बावर करवा दिया कि शादी तो हर सूरत ज़ैनी की मौजूदगी में ही होगी। दफ़ा हो कमीने, मैं तेरे सामने बैठा हूँ और मलाल तुझे सिर्फ ज़ैनब सिस्टर के ना आने का, मेरा तो नाम तक नहीं लिया तुमने। देख ली तेरी
मेरी यारी। अंश ने मसनूई गुस्से से घूरते हुए इसके बाजू पर मुक्का जड़ा तो वली हंसते हुए अपना बाजू सहलाने लग गया। यार ऐसी बात नहीं है, किसी को भी इनवाइट नहीं किया, बस घर के ही अफराद थे और इधर से भी सिर्फ प्रीशे की अपनी फैमिली थी। मैं तो बाकायदा रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सारा फंक्शन आराम से हो गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि दादा जान और इब्राहिम अंकल की एक दूसरे से नाराज़गी के चक्कर में मेरी मंगनी का फंक्शन मैदान जंग बन जाना है। मगर शुक्र है सब कुछ अच्छे से होगा। कितनी देर तो मैंने इन सबको मनाने में लगा दी थी, ज़रा टाइम नहीं मिला मुझे अपने इस फंक्शन को एंजॉय करने का। वली ने चंद ही जुमलों में इसको सारी मंगनी की रोदात सुना डाली। क्योंकि अंश इसका फैमिली फ्रेंड था, सारे करीबी रिश्तेदार भी इनकी दोस्ती के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए वलीद ने कभी भी अपनी किसी भी बात का अंश से पर्दा नहीं रखा था। यही एक चीज़ मुश्तरक थी इन दोनों की दोस्ती थी और यही चीज़ इन दोनों की दोस्ती को दिन ब दिन गहरा करती जा रही थी। रोशान ने कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। ज़रार ने लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद अपनी शोलाबार आंखें खोली तो सामने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग को देखकर वो चौंक सा गया। यार ये कहाँ ले आए हो? मैंने तो सीधा घर जाना था, ज़रार अज़ियत से पुर लहजे में कहते हुए अपनी मंदी आंखें धीरे से मसलते हुए रोशान को देखने लगा। यार सुबह तुम खुद ही तो कह रहे थे कि सारी फैमिली जिमल फूफो की नंद की शादी के फंक्शन में जा रही है और अजलान चाचू शूटिंग सेट पर गए, इसलिए मैं तुम्हें इधर ही ले आया। घर जाकर भी तो तुमने अकेले ही बैठना था, कम से कम यहाँ तुम मेरे साथ हो, वरना मुझे हर पल तुम्हारी फ़िक्र सताती रहती। इस तरह ना तुम खुद सुकून में रहते और ना ही मैं सुकून में रह पाता। रोशान ने अब दूसरी साइड पर आकर कार का फ्रंट डोर खोलते हुए ज़रार को बाकायदा हाथ से पकड़कर कार से बाहर निकाल लिया था। अब वो दोनों धीमी चाल चलते हुए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए। रोशान की इस बात पर ज़रार सिर्फ गहरी सांस भर कर रह गया। इसके अंदर इस वक्त कुछ भी कहने या सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप इसके साथ रेस्टोरेंट के साइड की एक कॉर्नर टेबल पर आकर मुस्तरब अंदाज में बैठ गया। रोशान ने वेटर के पूछने पर इसे जूस का ऑर्डर दे दिया और अब सामने मौजूद बोतल में से पानी ग्लास में डालकर ज़रार के सामने रख दिया। ज़रार ने एक ही घूंट में सारा पानी गटागट पी लिया। इसके हर एक अंदाज से इसके अंदर की बेचैनी वाज़ेह हो रही थी। रोशान ने जूस का ग्लास जो वेटर अभी देकर गया था ज़रार के सामने टेबल पर रखा, मगर इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। यूँ अचानक क्या हुआ था तुम्हें? अब मुझे सब कुछ डिटेल से बताओ। रोशान ने ग्लास को एक साइड पर रखते इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी। यार मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जिस बात से ज़रार जान छुड़ाकर वापस घर जा रहा था, अब रोशान के मुंह से इसी बात का सुनकर वो फ़ौरन हत्थे से उकड़ गया। वो लड़की जब कभी मेरे आसपास होती है ना कोई मुसीबत लाजमी आनी होती है। वो कोई लड़की नहीं, मुसीबत की एक पोटली है जो सिर्फ दूसरों को मसाइल दे सकती है और कुछ नहीं। ज़रार ने गुस्से से मुंह फुलाते हया की बदतमीज़ी और इसके हर दम ज़िद्दी अंदाज पर इसे मुसीबत की पोटली तक का खिताब दे डाला था। वो सब तो ठीक है, मगर इस बात में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो? रोशान ने अब इसके हाथ पर अपना हाथ रखते अपनाइयत से पुर लहजे में इस्तफसार किया। यार मैंने इसे कहा भी था कि लॉन में चलकर काम करते, मगर नहीं, इसने अपना वही ज़िद्दी अंदाज़ अपनाया और वहीं बैठ गई। और फिर मैं भी बिना सोचे समझे गुस्से में वहीं बैठ गया और उसे कह भी क्या सकता था। अगर उसकी जगह कोई और लड़का ये हरकत करता ना तो कसम से मैंने उसका मुंह तोड़कर रख देना। हद दर्जा नफ़रत है मुझे ऐसी लड़कियों से जो अपने आगे किसी की बात को कोई अहमियत नहीं देती। ज़रार गुस्सीले लहजे में अपने अंदर का गुबार निकाल रहा था और रोशान चुप सादे इसकी सारी बात सुन रहा था। हया भी हर एक से नॉर्मल लहजे और तमीज़ के दायरे में ही रहकर बात किया करती थी, मगर इस पूरी दुनिया में ज़रार ही वो वाहिद लड़का था जिससे इसका पहले दिन से ही स्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसलिए वो ज़रार की किसी बात को मलहूज़ खातर ना रखते हुए हमेशा इससे तेज़ व तुंद लहजे में ही बात किया करती थी। और दूसरी तरफ ज़रार को भी इससे लड़ना झगड़ना और बात बे बात बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो भी किसी न किसी बात पर इस पर तंज के तीर चलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अभी तक तो इन दोनों के रिश्तों में यही सब चल रहा था, लेकिन मुस्तकबिल में किस्मत इन्हें ज़िंदगी में क्या रंग दिखलाने वाली वो दोनों इस बात से अक्सर अनजान थे। बाज़ दफ़ा हमें ज़िंदगी में ऐसी लड़कियां भी देखने को मिलती हैं जो अपनी चुरब ज़ुबान को अपनी हाज़र दिमागी का नाम देकर ख़ुद को बहुत ज़हीन व फ़तीन समझती हैं, लेकिन वो इस बात से अक्सर अनजान होती हैं कि उनका ये बदतमीज़ और उखड़ मिजाज इनकी हद दर्जा जहानत का लेवल शो नहीं करता, बल्कि इनके इस रवैये से इनकी तरबियत पर कई ऐसे संगीन सवालात जन्म लेते हैं जो सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इनके वालिदैन की इज़्ज़त को दाव पर लगा देते हैं। भले इस सब में इनका कोई अमल दखल शामिल ना हो और ये सब रवैये इनकी अपनी शख्सियत का ही एक पहलू होते हैं। ऐसी लड़कियों की इन बुरी खसलतों को जानने के बाद एक बात फ़ौरन वाज़ेह हो जाती है कि वो शैतान के हाथों का खिलौना बन चुकी हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स की गुलाम है। इनको अपने नफ्स और अपने किसी अमल पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो एक बेलगाम घोड़े की तरह सरकश चाल चलने में मसरूफ़ नज़र आती हैं, जिससे इनका खुद का गिरना तो लाजम है ही, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने इस सवार को भी इसी अज़ियत से दो चार कर देंगी जिसने इन पर भरोसा करते हुए इनको अपनी सवारी के लिए पसंद किया।
बाज़ लड़कियां ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो अपने शौहरों की किसी बात को कोई अहमियत ना देकर दिल ही दिल में खुद पर फ़ख्र महसूस कर रही होती हैं। इन्हें ये लगता है अपने साथ ये सब होते हुए भी इनका शौहर अगर इन्हें कुछ नहीं कह रहा तो वो इसके मातहत है। वो हर एक काम में अपनी पसंद और नापसंद को फ़ौक़ियत देती हैं। इनके लिए इनके शौहर की किसी बात की कोई अहमियत नहीं होती। वो हर काम में अपनी मर्ज़ी चलाती रहती हैं। इस सब में इन्हें लगता है कि इनका शौहर इनकी बहुत इज़्ज़त करता है, इसलिए इनकी हर बात बिना चूँ-चाँ किए आराम से मान लेते हैं। लेकिन इस सब में वो इस सूरत हाल का दूसरा पहलू सिरे से देख ही नहीं पाती, या फिर जानते बूझते अपनी आँखें और अपने ज़मीर की हर उस आवाज़ को बंद कर देती हैं जो इन्हें इनके गलत होने की निशानदेही करवा रही होती है। दिल से की गई इज़्ज़त हमेशा गिव एंड टेक की पॉलिसी पर अमल पैरा होती है। अगर आप अपने शौहर की दिल से इज़्ज़त कर रही हैं तो फिर खुद ही समझ लें कि वो भी आपकी दिल से ही इज़्ज़त कर रहा है। और अगर आप अपने शौहर की दिल से इज़्ज़त नहीं करती, फिर भी वो आपकी हर बात मान रहा है, तो इसका बात का मतलब ये ले लेना चाहिए कि वो आपसे कोई बहस-ओ-मुबासा करके अपना कीमती वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वो हर एक मामले में आपको आपके हाल पर छोड़कर आपको ये अक्सर नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ एक मजबूरी के तहत इस रिश्ते को निभा रहा है, जिसमें इसकी कोई दिली वाबस्तगी शामिल नहीं है। और जिसमें कोई दिली वाबस्तगी शामिल ना हो, वो रिश्ता माँ सिवाय एक भारी बोझ के कुछ नहीं लगता। हर मर्द औरत को इस बात को अच्छी तरह ज़हननशीन कर लेना चाहिए कि हर एक की इज़्ज़त की परवाह दिल से करनी चाहिए, क्योंकि इंसान भले ही एक दूसरे की नीयत और दिल के राज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन हमारा रब हमें हर वक्त देख और सुन रहा होता है। इसको ना तो नींद आती है ना ऊँघ, इसलिए किसी को भी रियाकारी की सूरत में इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए। हमें हमारे किए गए हर अमल का बदला हर सूरत में मिलना ही मिलना है। इस जहान में ना सही तो आखिरत के दिन तो सब कुछ किसी शफाफ आईने की तरह हर एक पर अयां होकर ही रहेगा। क़यामत के दिन इस बकरी को भी तब तक नहीं बख्शा जाएगा जब तक इसे दूसरी बकरी दिल से माफ़ ना कर दे जिसका इसने जानबूझकर लड़ते हुए सींग तोड़ा होगा। तो फिर वो इंसान कैसे बच सकता है जिसने अपने बुरे अमल से किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाकर इसे एक अज़ियत से दो चार किया होगा। तो फिर क्या हुआ? रोशान ने इसे शदीद गुस्से के आलम में चुप होते देखा तो फिर से मुहातब किया। होना क्या यार, फिर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने ही है। दरवाजे का लॉक होना, फिर लाइट का चले जाना। मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा, स्वीपर के जाने का 2 मिनट वेट कर लेती तो क्या था, मगर नहीं, बस मैडम ने शोर मचाना था वो मचाना शुरू कर दिया। ज़रार को अभी तक इसके ज़िद्दी अंदाज पर सख्त चिढ़ हो रही थी। यार ज़रार, वो लड़की ज़ात है, घबरा गई होगी। तुमने भी तो कभी उससे नरम लहजे में बात नहीं की, हर वक्त गुस्सीले लहजे में ही बात करते रहते हो। तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद थी तो जाहिर सी बात है उसने डरना ही था, और क्या वो खुशी से झूम रही होती। रोशान ने ज़रार को रोशान से समझाया। ज़रार को रोशान का इस लड़की की हमायत में बोलना मज़ीद तैश दिला गया था। तुमने हरकतें देखी उनकी, हर वक्त तो किसी न किसी बात पर मुझे बेमतलब चढ़ाती रहती हैं, वरना मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इनसे ऐसे बात करूं। मरियम भी तो है ना, उनसे मैंने कभी इस लहजे में बात की है? ज़रार को फिर से हया पर तप चढ़ चुकी थी, जिसे देखकर रोशान ने बाकायदा अपना सर पीट लिया था। चलो छोड़ो यार, जो भी होना था वो हो गया, अब तुम अपना मूड तो ठीक करो। रोशान ने अब इसके बढ़ते गुस्से को नॉर्मल करने की कोशिश की। यार मूड ठीक कैसे करूं, सारे स्टाफ तक बात पहुंच गई होगी। अगर किसी ने भी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कॉलेज के सामने पेश किया तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा इस सब सिचुएशन को। इस सब में सिर्फ मेरा नाम ही नहीं, हया का नाम भी साथ ही जुड़ा है। ज़रार ने अब रोशान को अपनी असल परेशानी की वजह बताई तो रोशान अपनी गाल पर हाथ रखे काफ़ी देर तक इसको पुरसोच निगाहों से देखता रहा। अच्छा, तो मैं अब समझा, मौसूफ़ को अपनी नहीं हया मैडम की फ़िक्र सताई जा रही है। रोशान ने अब की बार ड्रामाई अंदाज में मुंह पर हाथ रखते पुरसोच लहजा अपनाया। ज़रार ने इस बात के जवाब में इसे सर्द और तीखी निगाहों से घूरा। रोशान ज़ेरे लब मुस्कुराते अपने दोनों हाथ बुलंद करके सॉरी सॉरी कहता इसको पुरस्कून करने की कोशिश करने लगा। कुछ भी उल्टा सीधा बकने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही कह रहा हूँ कि ज़रार ने अभी तीखे लहजे में बात करना शुरू की थी तो रोशान ने फ़ौरन इसकी बात दरमियान में उछक ली। हाँ हाँ यार, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। रोशान ने मुस्कुराते हुए इसकी बात मुकम्मल की और फिर खुद को फलक शिगाफ कहका लगाने से रोक ना सका। ज़रार भींचे तासरात समेत इसे गुस्सीली निगाहों से घूरने लगा। यार मुझे लगता अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, वरना आज मेरे हाथों से तुम ज़रूर पिट जाओगे। एक तो मुझे पहले इतना गुस्सा आ रहा है, ऊपर से तुम बार बार इस लड़की का नाम मेरे सामने लेकर मेरे गुस्से को मज़ीद हवा दे रहे हो। ज़रार एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करते अपनी चेयर के पीछे की जानब खींचते वहाँ से उठ गया। रोशान ने भी हड़बड़ाने के अंदाज में बिल पे किया और तकरीबन दौड़ते हुए इसके पीछे पीछे आने लगा। घर ड्रॉप कर दो तुम मुझे। ज़रार रोशान को कार स्टार्ट करते देख हज़रत संजीदा लहजे में गोया हुआ जवाबन इसने धीमे से मुस्कुराते उस बात में सर हिला दिया। अब इसे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रार पहले की निस्बत काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो बिना किसी परेशानी के इसे इसके घर ड्रॉप कर सकता है। इसलिए अब कोई भी बात किए बिना कुछ ही दूर ड्राइव करके वो ज़रार को इसके घर ड्रॉप करता वापस अपने घर चला गया।
ज़रार थके मांदे कदमों समेत घर के अंदर आ गया। मुलाजमों के अलावा घर पर कोई भी नहीं था। वो भी बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे में आकर सीधा बेड पर लेट गया। आज इसने अपने शूज़ भी उतारने की जहमत ना की, वरना इसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे बचपन से ही चीज़ों की बेतरतीबी से सख्त उलझन होती थी। वो काफ़ी देर तक खाली खाली निगाहों समेत छत को घूरता रहा। फिर न जाने कब नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई और वो गहरी नींद की वादियों में गोताजन हो गया। ये सब रोशान की वजह से मुमकिन हुआ था, वरना अगर वो इसी हालत में घर पहुंचता तो गहरी नींद तो क्या, इसे सुकून का एक पल भी मुयस्सर नहीं होना था। कभी कभार अच्छे और मुखलिस दोस्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिलकशी से भरपूर रंग ले आते हैं जो दूसरा कोई भी आपकी ज़िंदगी में नहीं ला पाता, ख्वाह वो आपका कितना ही करीबी और खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इनकी मौजूदगी आपको हमेशा इन हसीन रंगों से आशनाई करवाती रहती है जिसे आप इस दुनिया की मड भीड़ में देखना तो क्या, महसूस तक करना भूल चुके होते हैं। इब्राहिम साहब ऑफिस की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे न जाने कितनी देर से अपने मोबाइल की स्क्रीन को टुकटुकी बांधे देखे जा रहे थे, जिसे उन्होंने आज काफ़ी दिनों बाद ऑन किया था। ऑन करते ही सामने वॉलपेपर में लगी जैनी की हंसती मुस्कुराती तस्वीर ने बेख्तियार इनकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली थी। वो जज़ब के आलम में बिना बल्कि झपकाए इस तस्वीर को पुरनम निगाहों से देखते रहे। बाबा जान हर गुजरते लम्हे के साथ साथ जैनी की मोहब्बत के सामने मेरा साथ छोड़ता जा रहा है। क्या आप अपने बेटे की जुदाई पर आपके दिल को कभी कुछ नहीं होता? इब्राहिम साहब ने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाकर अपनी आंखें मूंदी और फिर अपने तसव्वुर में ही दाऊद अफंदी को मुखातब करने लगे। उनके लहजे में शिकस्तगी और थकन के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। वलीद की मंगनी के फंक्शन में सबके बार बार मनाने पर दाऊद साहब अपनी पूरी फैमिली समेत यहाँ आ गए थे। उधर से वलीद इब्राहिम और सारा बेगम को भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर इब्राहिम साहब ने इनको सलाम करने के लिए अपना सर इनके सामने झुकाया तो दाऊद अफंदी रस्मन वालेकुम अस्सलाम कहकर इनके सर पर हाथ रखे बिना ही वहाँ से चले गए। पूरे फंक्शन में उन्होंने इब्राहिम साहब को यकसर नज़रअंदाज किए रखा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सारा बेगम के शर्मिंदगी के मारे झुके सर को देखकर इनके सर पर खुद ही हाथ रख दिया था, मगर ज़ुबान से कहा इन्हें भी कुछ नहीं था। दाऊद साहब का इस कदर खुश्क मिजाज देखकर इब्राहिम साहब अंदर ही अंदर खून के आंसू पीकर रह गए थे। जैसे ही मंगनी का फंक्शन ख़त्म हुआ, दाऊद साहब ने वलीद और प्रीशे के सर पर प्यार दिया और इन्हें नोटों की गड्डी लिफाफे में थमाने के बाद थोड़ी देर बाद सबके साथ वापस हरीपुर चले गए थे। इसहाक साहब और उनकी फैमिली को भी दाऊद अफंदी की सख्त तबीयत की वजह से फ़ौरन जाना पड़ा, वरना इनका तो दिल चाह रहा था थोड़े दिन यहाँ रुककर इब्राहिम साहब और दाऊद अफंदी के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू करवा देते हैं, मगर दाऊद साहब का दो टोक अंदाज इन्हें अपनी बात पर कायम न रख सका, इसलिए इन्हें भी मजबूरन इनके साथ ही वापस जाना पड़ा। जैनी बेटे, पता नहीं तुम्हारी वजह से हमें ज़िंदगी में और क्या क्या सहना पड़ेगा। इब्राहिम साहब ने अजियत से पुर लहजे में सोचा तो एक आंसू चुपके से इनकी आंख के किनारे से मोती बनकर गिरता मोबाइल की स्क्रीन को भिगो गया था। इनके जहन पर कुछ दिनों पहले का मंजर अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया। वो काफ़ी दिनों बाद ऑफिस वापस आए तो सारे स्टाफ ने इनको खुशनुमा अंदाज में वेलकम तो किया था, मगर इनके थोड़ी दूर जाते ही आपस में चाय मंगोइयाँ करने लगे। इनमें से एक की आवाज़ तो उन्होंने अपने कानों से भी सुनी थी। देखा तुमने क्या हाल हो चुका है हमारे बड़े साहब का। बेटी का दुख इंसान को अंदर ही अंदर मार कर रख देता है कि डेढ़ उम्र मुलाजिम ने अपने साथ खड़े गार्ड्स के सामने तासुब का इजहार किया था। इब्राहिम साहब फ़ौरन वापस मुड़कर इन्हें कोई सख्त सुस्त जवाब देना चाहते थे, मगर इनकी उम्र का लिहाज करके उन्होंने खामोशी का लबादा ओढ़ लिया। अगर मुझे इस कठिन दुनिया में जीना है तो इसमें मौजूद लोगों की सारी कड़वी कसीली बातों को भी हर कदम पर सुनकर बर्दाश्त करने की आदत खुद को डालनी होगी। उन्होंने ये बात सोचते हुए खुद के दिल को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की। उस दिन के बाद से इब्राहिम साहब मुसलसल ऑफिस आने लगे थे। उन्होंने दोबारा अपने ऑफिस का चार्ज संभाल कर सारे पेंडिंग काम दोबारा शुरू करवा दिए थे। सर, आपकी चाय। इतने में दरवाज़ा नॉक करके अंदर आते मुलाजिम ने चाय का कप सामने टेबल पर रखा तो इब्राहिम साहब अपनी सोचों के भंवर से बाहर आ गए। सर, आप चाय पी लें तो थोड़ी देर बाद मैं खाना भी लगा दूंगा। एक्चुअली सर, मैडम ने घर से खुद अपने हाथों से प्रेजी खाना बनाकर भेजा है आपके लिए, और साथ में ये भी कहा है कि आपको लाजमी खिलाना है, चाहे आप कितना भी मना करें। मुलाजिम ने सारा बेगम का फ़ोन पर दिया हुआ ऑर्डर हूबहू इब्राहिम साहब के गोश गुजार किया तो इनके चेहरे पर न जाने कितने ही दिनों बाद फीकी सी मुस्कान रेंग गई। इब्राहिम साहब ने मुलाजिम की बात पर आहिस्तगी से मुस्कुराते इसे वहाँ से जाने का कहा और ख़ुद सारा बेगम के हज़रत फ़िक्रमंद अंदाज को सोचते धीमे से मुस्कुरा दिए। पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत की खराबी के बायस सारा बेगम, जो खुद भी जैनी की अचानक जुदाई के बायस हज़रत परेशानी में मुब्तला थी, उन्होंने हर परेशानी को भूलकर इब्राहिम साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत की थी। उनकी हर रूखी सूखी बात को ज़रा भी दिल पर नहीं लगाया था। उनको हर मामले में पूरी तरह सपोर्ट किया था। सारा बेगम की इसी बेलौस मोहब्बत और अच्छी निगहदाश्त ने इब्राहिम साहब को इस डिप्रेशन से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। अचानक इब्राहिम साहब को अपनी समातों में सारा बेगम की कई बातें बाज़गश्त बनकर सुनाई देने लगी,
जो उन्होंने वलीद की मंगनी के फंक्शन से वापस आते हुए इब्राहिम साहब से कही थी। आपको पता है इब्राहिम, आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है। इतने दिनों के बाद सारा बेगम ने उनके सामने जैनी का जिक्र किया था। इस वक्त इनके लहजे में जैनी के लिए मोहब्बत की झलक वाज़िह नज़र आ रही थी, जिसे महसूस करने के बाद भी इब्राहिम साहब ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वलीद बता रहा था कि आहद साहब और अजमत आपा जैनी को इनवाइट करने बाकायदा इसके घर जा रहे थे, मगर जैनी ने इन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। सारा बेगम ने इनका कोई जवाब न पाकर खुद ही बात का आगाज़ कर दिया। क्यों? सारा बेगम की बात सुनकर अब इब्राहिम साहब को भी याद आया था कि आज जैनी वली के इतने अहम दिन पर मौजूद नहीं थी। यही वजह इन्हें बोलने के लिए आमादा कर गई। आपके और बाबा जान की वजह से। सारा बेगम ने अपनी अंगीश शहादत उठाई इब्राहिम साहब को पॉइंट आउट किया। मेरी वजह से? इब्राहिम साहब ने ड्राइविंग के दौरान यू टर्न लेते सवालिया अंदाज़ अपनाया। हाँ जी, अगर हालात पहले की तरह नॉर्मल होते तो वो कभी भी वली की ज़िंदगी का इतना बड़ा अहम दिन मिस ना करती। वो इस फंक्शन में आना तो चाहती थी, मगर उसने कहा अगर मैं वहाँ आई तो फिर दादा जान और बाबा नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो मुझसे इनका नाराज़गी भरा अंदाज़ देखा नहीं जाएगा, फिर मैं सबके सामने अपना ज़ब्त खो दूँगी। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ही नहीं आती, ताकि तुम्हारा फंक्शन बिना किसी बदमज़गी के हो सके। सारा बेगम ने वलीद से कही गई जैनी की बात हूबहू इब्राहिम साहब को सुना दी। इब्राहिम साहब भी एक पल के लिए खामोश होकर रह गए थे। उन्होंने तब तो सारा बेगम से कुछ ना कहा, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने इब्राहिम साहब में काफ़ी तब्दीली महसूस की थी। वो टाइम पर खाना खाने लगे थे, टाइम पर सोने लगे थे, और अब तो हल्की फुल्की बातचीत में भी हिस्सा लेने लगे थे। वरना तो इस वीडियो के मसले और जैनी की शादी के बाद से वो बिल्कुल चुप साध गए थे। किसी से कोई बात नहीं करते थे और हर वक्त स्टडी रूम में चुपचाप जैनी की तस्वीरों को सीने से लगाए लेटे रहते थे। सर, कुछ क्लाइंट्स आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो इन्हें अंदर भेज दूं। मैनेजर की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से निकले और मैनेजर को यस कहते सीधे होकर बैठ गए। क्लाइंट से मुसाफा करने के बाद इब्राहिम साहब ने फिर से खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। टेबल पर मौजूद चाय वैसी की वैसी ठंडी हो चुकी थी। अब इस पर बलाई की मोटी तह जम चुकी थी। इब्राहिम साहब अपने इसी मखसूस पुरएतमाद अंदाज से अपने नए आने वाले क्लाइंट्स को इनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल बताने लग गए थे। क्लाइंट्स के चेहरों का मुतमिन अंदाज देखकर इब्राहिम साहब को कितने दिनों बाद यकगुना सुकून का एहसास हुआ था। आज इन्हें फिर से वही डारस मिली थी जो इन्हें हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद मिला करती थी। अयान, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता। आपकी अनाक्सी में पहले से ही मेहमान रुके हैं, मैं आप सबको इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप दोनों प्लीज़ मुझे होटल वापस जाने दो। अयान और शिफा के लाख मनाने पर भी अफान भाई यहाँ रुकने पर राज़ी नहीं हो रहे थे। इसे अपना आप इस घर में रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और वैसे भी इसे इस हिजाब वाली लड़की की आंखों से एक अजीब सी उलझन होती थी जिसे वो फ़िलहाल कोई नाम नहीं दे पा रहा था। अफान ने जानबूझकर इनके सामने इस लड़की का नाम नहीं लिया था कि वो सिर्फ इसकी वजह से यहाँ से वापस जाना चाहता है। लेकिन भाई, वो तो सारा दिन अपने घर की नेक्सी में ही होती हैं। जब भी मैंने आंटी का चेकअप करना होता है मैं खुद ही जाती हूँ, वरना इनकी नेक्सी का डोर तो हमेशा बंद ही रहता है। डॉक्टर शिफा ने अब अफान को मनाने की आखिरी कोशिश की थी। अयान अब मुंह बसोड़कर एक साइड पर बैठ चुका था, क्योंकि अफान भाई इसकी बात नहीं मान रहे थे। इसलिए अब शिफा ने अफान भाई को वजाहत देते इनको फिर से मुतमईन करना चाहा। मैं जानता हूँ बेटे, आप लोग मुझे अपना समझते हैं इसलिए इतना फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको उनसे एक बार परमिशन ले लेनी चाहिए। अफान को अब आखिरी रास्ता यही सूझा था, इसलिए उनकी रजामंदी की बात करते हुए बात सीधा ईमान फातिमा पर डाल दी। शिफा ने इनसे पहले ही परमिशन ले लिया, इन्हें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता आपको यहाँ रुकने से बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है। अयान का अंदाज़ अब किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो रूठ कर अपना रुख बाकायदा दूसरी जानब मोड़ गया था, क्योंकि उसने अफान को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह ही समझा था। अच्छा ठीक है यार, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अगर उनकी फैमिली को मेरे यहाँ रहने से ज़रा भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना। यही मेरी एक वाहद शर्त है यहाँ रुकने की। अफान भाई उनके प्यार और मान के आगे हार मानते हुए इधर रहने के लिए राज़ी हो गए, मगर उन्होंने अपनी शर्त अयान और शिफा को वाज़िह तौर बता दी, जिस पर अयान याहू का नारा लगाते हुए इनके गले लग गया था। अफान अयान के इस बचगाना अंदाज पर बेसाता कहका लगाकर हंस दिया। शिफा के चेहरे पर भी इसके खुशदिली से मुस्कुराने पर एक तमानियत की लहर दौड़ती महसूस हुई। आ जाए अफान भाई, खाना लग गया है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग रूम से शिफा की मसरूफ़ सी आवाज़ आई तो वो दोनों भी लंच के लिए खाने की टेबल पर आ गए। हल्की फुल्की गपशप के दौरान खाना खाया गया था। अयान के हर एक अंदाज से इसकी दिली खुशी ज़ाहिर हो रही थी। वो हमेशा से अकेला ही रहता आया था, आज अपने घर में किसी बड़े को देखकर इसकी अंग अंग से खुशी की महक फूट रही थी। शिफा अयान को इस तरह से मुस्कुराते देखकर दिल ही दिल में इसकी सलामती की दुआएं मांगने लगी थी। जावियार इस लड़के को अपने सामने देखकर जैनी के परेशानी से लरजते होंठों में हल्की सी जंबिश हुई। जैनी के मुंह से अपना नाम सुनकर सब लड़के अब बेसाता कहका